जी, तो कैसे हैं आप? आप सभी का लर्निंग ट्रैक चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस ग्रह पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ रहती हैं, जितने भी सजीव प्राणी रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है सबसे छोटी, कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। आज हम उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपका तो ये सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन अगर आप किसी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है इस वीडियो के बाद जो है सेल को समझने के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इसी वीडियो से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं लर्निंग ट्रैक, जहाँ पे हम इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करते हैं, ऑलवेज टू द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेल। देखिए, सेल को समझते हैं कोशिका। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ईंटों की। जब आप एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ते हैं तब आपकी एक दीवार तैयार होती है, और फिर ऐसे ही आप चारों तरफ से दीवार बनाते हैं, उसके बाद ही आपका जो है पूरा एक कमरा या एक मकान तैयार होता है। ऐसे ही केस होता है हमारा लिविंग एंटिटी, जितने भी सजीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनमें। क्योंकि जब हमारे इस प्लेनेट पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो उस टाइम पे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने थे, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास के तहत ही जो है वो एक कोश की जीव जो है धीरे धीरे विकसित होकर जो है बहुकोश की जीवों में परिवर्तित हुए। ठीक है, तो वो जो बहुकोश की जीवों में परिवर्तित होने की जो ये क्रिया थी, वो ऐसा नहीं कि एक ही सेल बड़ी होके ही सीधे जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। वो ऐसा हुआ कि एक सेल ने दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, और आपस में बहुत सारी सेल जो है जुड़ती गई, और जिससे जो है हमारे जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो है धीरे धीरे विकास होता रहा, और उनकी जो है फॉर्मेशन हुई। तो सेल को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो हमारा किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है इसको खोजा था। लेकिन उन्होंने जो खोज की थी वो एक लकड़ी के कॉर्क से की थी, जिससे जो है डेड सेल की खोज हुई थी। मतलब उनकी जो खोज थी वो एक डेड सेल की खोज थी। बट जो लिविंग सेल, यानी कि जो सजीव कोशिका ढूंढी गई थी, वो दूसरे साइंटिस्ट थे ल्यूवन हॉक, जिन्होंने 1674 में तालाब के पानी में जो है सजीव कोशिका की जो है खोज की थी। जब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड, या वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, ये तो थी इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब देखिए, मैंने एक आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है सेल का, और ये वैसे ऑब्वियसली एक प्लांट सेल है। तो मैंने केवल प्लांट सेल ली हुई है, और इसमें और थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है वो तो हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं इसके कंपोनेंट। क्योंकि हमें हमारी अगर सेल है, तो सेल के अपने कुछ पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स का सबका स्पेसिफिक अपना अपना फंक्शन होता है। तो थोड़ा सा उसी को समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में पहला आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये हमारा जो है किसी भी कोशिका की जो ये बाहर वाली लाइनिंग होती है, आप इस रेड वाली लाइनिंग को मत देखिएगा, आप जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनिंग दी हुई है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा, सॉरी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये क्या काम करती है, इस सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको बाहर के इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर से जो है सेपरेट करने का काम करती है, जिससे कि इसके अंदर का मटेरियल बाहर के इन्वायरमेंट के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम जो है कहते हैं केंद्रक हिंदी में। केंद्रक का ही मतलब था केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि इस सेल के सेंटर वाला पोर्शन, जो भी सेंटर में जो भी चीज इसमें रहेगी, वो वैसे बहुत ज्यादा डेंस एरिया होता है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। तो जो बीच का एरिया है वो थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा डार्क होता है, और इसी पोर्शन को जो है कह दिया जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, जिसे हम जो है जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। वैसे मेनली मैंने इसमें स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं क्रोमोसोम के, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्रोमोसोम के द्वारा होती है, लेकिन क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो मैं मेनली आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वही जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जैसे हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है हमारा माइंड की, जो भी हमारे थॉट हैं वो हमारे माइंड से आते हैं, और फिर उसी के हिसाब से हम जो है बाहर एक्ट करते हैं। सेम एज इस सेल के साथ भी है कि इसका जो मैनेजमेंट का सारा सेंट्रल पार्ट है वो इस न्यूक्लियस में ही है, केंद्र की वो चीज जो है सारी डिसाइड करेगा। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इस प्लाज्मा झिल्ली और इस न्यूक्लियस केंद्रक के
बीच का जितना भी फ्लूइड सबस्टेंस है, लिक्विड सबस्टेंस है, और उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, उनकी बात अभी आगे करेंगे। लेकिन जो लिक्विड जितना भी सबस्टेंस इन दोनों के बीच में भरा रहता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच के जो सारा पोर्शन है उसे हम नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य बोल देते हैं उसको। उसके बाद इस जीव द्रव्य में बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारे पास बहुत सारे अंग हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। जैसे हाथ है, हम चीज़ों को पकड़ने करते हैं, आंखें हैं वो देखने का काम करती हैं। सेम एज सेल में भी होता है, क्योंकि सेल अपने आप में पूरी एक सजीव एंटिटी है, मतलब वो अपने आप में पूरी की पूरी तरह से लिविंग है। और ये अपने जितना भी इसका अपना मेटाबॉलिक वर्क होता है, उस वर्क को ये हमेशा फॉलो करती है डिवीजन ऑफ लेबर से। मतलब हर एक काम जो है, हर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को जो है सौंप दिया जाता है कि ये काम इसके द्वारा किया जाएगा। तो उसी में जो है हमारे इस साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। और उन्हीं कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि उनमें से है क्या क्या। तो सेल ऑर्गेनेल में हम पहला जो देखेंगे वो आप देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये न्यूक्लियस के दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ छड़नुमा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इन छड़नुमा स्ट्रक्चर को ही जो कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवीय जालिका। और इनको जो है कॉमनली बोला जाता है स्केलेटन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की स्केलेटन या उसके जो हड्डियों का ढांचा जो बनता है, उसे वो जो है कहा जाता है किसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कोमल अंतःप्रदवीय जालिका। ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं, नीचे वाली भी देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैकिश डॉट रखे हुए हैं। वो ब्लैकिश डॉट कुछ नहीं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं, और उसको नाम देते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरा अंतःप्रदवीय जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो सबसे पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की मदद से जो है सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था, वो किया गया था गार्नियर के द्वारा 1897 में। और उन्होंने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले नाम दिया था इरगैस्ट्रोप्लाज्म। उस टाइम पे इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोल के इरगैस्ट्रोप्लाज्म बोला था, किसने, गार्नियर ने। उसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आने के बाद जो है 1945 में 1945 में जो है हमारे साइंटिस्ट थे कैथ आर पॉर्टर और एल्बर्ट क्लाउडी। इन दोनों ने जो है फिर इसको जो है डिस्कवर सही से किया था, और इसको जो है नाम दिया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं। दूसरा सेल ऑर्गेनेल हमारा होता है गोल्जी एपरेटस। ये देखिए, ठीक है, दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस। ये भी जो है कुछ छड़नुमा या बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं सेल के अंदर। और इनका जो मेनली काम होता है वो होता है इस इन राइबोसोम्स के द्वारा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बनाए गए हैं, उनको जो है कहाँ कहाँ किस टाइम पे ट्रांसफर करना है, वो सारा मैनेजमेंट देखने का काम जो है गोल्जी बॉडी ही करती है। और गोल्जी बॉडी को इसी कारण से जो है क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, कि वो जो है कोशिका की क्या है, ट्रैफिक पुलिस। मतलब ट्रैफिक पुलिस में आप देखा होगा उनका काम क्या होता है कि एक तरफ अगर जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर रोड खाली है, तो दूसरी तरफ को एक बार ट्रैफिक को भेजना, दूसरे वाले को रोक लेना। सेम चीज ये करती है कि टाइम टू टाइम किस चीज को कहाँ सप्लाई करना है, वो सारा चीज मैनेजमेंट जो है कौन देखती है, हमारी गोल्जी बॉडी। ठीक है, और गोल्जी बॉडी को जो डिस्कवर किया था वो हमारा 1898 में जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। और उन्हीं के नाम पे इसको जो है नाम दे देगा क्या, गोल्जी एपरेटस। और वो जब इन्होंने ये खोजा था तो उस टाइम पे वो जो है नर्वस सिस्टम पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी में जो है इनको पता चला कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल गोल्जी एपरेटस भी होता है। ठीक है, तीसरे सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं। तीसरा सेल ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है, यानी कि लाइट हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि बिजली घर का काम क्या होता है कि आसपास के एरिया में बिजली सप्लाई करना। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो कोशिका के अंदर इसकी जितनी भी जैविक प्रक्रम इसके अंदर होते हैं, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस इसके अंदर कैरी होती है, उसके लिए जो भी केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और वो भी एक करेंसी के फॉर्म में होती है, जिसे बोलते हैं ATP। जैसे हमारी एक अपनी करेंसी होती है पैसों के लिए, सेम ऐसी ही सेल की अपनी एक करेंसी होती है, और उस करेंसी को नाम दिया जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP की मॉलिक्यूल्स के रूप में ही जो है ये एनर्जी फॉर्म करता है। और फिर वही एनर्जी जो है सेल की जितनी भी हमारी लिविंग प्रोसेस है उसमें जहाँ भी एनर्जी यूज होनी होती है, उसकी सप्लाई जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, सेल का लाइट हाउस। और इसको जो
सबसे पहले खोजा था वो हमारा एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने खोजा था 1880 में। इसको जो सबसे पहले खोजा गया था वो 1880 में खोजा था। किसने? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, ठीक है। वो भी वॉलंटरी मसल्स जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं इंसेक्ट की, कीटों की, उसमें जो है उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। उसके बाद रिचर्ड अल्टमैन ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को जो है नाम दिया था बायोप्लास्ट 1886 में, 1886 में, 1880 में एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद 1886 में इसको जो है हमारा रिचर्ड अल्टमैन ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। और उसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट आए, कार्ल बेंडा। तो कार्ल बेंडा ने जो है इसको नाम दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। कार्ल बेंडा के द्वारा ही इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, वो भी आफ्टर 12 ईयर। इस डेट के आफ्टर 12 ईयर जो है इसको नाम दिया गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये था हमारा तीसरा सेल ऑर्गेनेल। चौथे सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं। चौथा सेल ऑर्गेनेल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली। अगर आत्मघाती सुसाइडल बैग का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा जिससे कि ये सेल को ही नुकसान होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा तो नहीं, कभी कभी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मेनली समझते हैं जो लाइसोसोम होते हैं वो जो है कुछ बाउंडेड मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, जिनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं, पाचक एंजाइम। और ये क्या करते हैं, जब भी कोई फॉरेन मटेरियल इसके अंदर आ जाता है या इसके अंदर का कोई भी पार्ट जो है खराब हो जाता है, फंक्शन नहीं करता, तो उसको डिस्पोजल करने का काम, यानी कि उसको जो है वहां से हटाने का या उस कोशिका को साफ करने का जो काम है वो यही लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको रिलीज करता है, और जिस भी पार्ट को ये टारगेट करता है, जिस भी पार्ट को हमें जो है बाहर सफाई करनी होती है, डिस्पोजल करना होता है, उसको जो है ये पूरी तरह से क्या कर जाता है, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। और सुसाइडल बैग इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, ये सेल जो है पूरी तरह से डेड होनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर के जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन या बहुत ज्यादा इसके जो ऑर्गेनेल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो ये क्या करती है, खुद को ब्रस्ट कर लेती है, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसी सेल के पूरे कंटेंट को ही जो है क्या कर देता है, डाइजेस्ट करता है, जिससे कि और सेल के अंदर इन्फेक्शन ना फैले। और इसकी जो खोज की थी वो हमारी की थी क्रिश्चियन डे डुवे ने। इस क्रिश्चियन डे डुवे के द्वारा जो है लाइसोसोम को खोजा गया था। चलिए अगले सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा वॉक्यूल्स। और वॉक्यूल्स देखिए, मैंने प्लांट सेल बनाई है तो मैंने इसको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए वॉक्यूल्स और कुछ नहीं है, वॉक्यूल्स एक स्टोरेज सैक है, मतलब एक स्टोर करने की एक जगह है, एक सेप बना हुआ है। ये प्लांट सेल में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है, क्योंकि प्लांट में आफ्टर फोटोसिंथेसिस जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद स्टोर करने के लिए हमें उसका जो द्वारा जो स्टार्च बना है या जो भी मंड बनाया गया है उसको जो है स्टोर करने के लिए जगह की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है इसमें जो वॉक्यूल्स का साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और कई सारी कोशिकाओं में तो ये पूरी सेल का लगभग 50 to 90% वॉल्यूम केवल यही कवर किए हुए रहता है, ठीक है। वॉक्यूल्स, इसमें अमीनो एसिड, सुगर्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर स्टोर रहती है, ठीक। चलिए अगले सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो वॉक्यूल्स हैं उसकी जो खोज की थी वो की थी फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 में। इस वॉक्यूल को जो खोजा गया था वो फेलिक्स डुजार्डिन के द्वारा 1835 में खोजा गया था। इसके बाद जो अगला सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा प्लास्टिड। अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड एक, ये मेनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स में जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल हो नहीं सकती। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, तो ऐसे ही पिगमेंट्स को स्टोर करने के लिए जिस भी कवरिंग में वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको कहा दिया जाता है प्लास्टिड। अब देखिए प्लास्टिड मेनली होते हैं 3 तरह के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में तो आपको पता है क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर का। क्रोमोप्लास्ट में भी होते पिगमेंट ही है, लेकिन हो सकता है वो कुछ अदर और कलर्स के हों, रेड, ब्लू, येलो, जो फ्लावर में और आपका फ्रूट में जो कलर आता है उस चीज को स्टोरेज उनकी सेल में जो है हमारा क्रोमोप्लास्ट करता है। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे जो हम बोलते हैं व्हाइटिश या कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। तो ये मेनली प्लास्टिड के टाइप है, और ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और इसको जो सबसे पहले खोजा गया था और इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तो ये तो हो गए हमारे सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट्स। अब देखिए इसमें मैंने 2 चीजें आपको अभी कवर नहीं कराई, उसमें है एक राइबोसोम और एक सेल वॉल। राइबोसोम भी हर एक कोशिका में पाए जाते हैं,
और ये देखिए मैंने छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं सेल के अंदर बॉल लाइक। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही राइबोसोम है और राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सेल्स की कोशिकाओं के लिए जो भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उन सब का जो है मैन्युफैक्चर जो है वो इन्हीं राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल हमेशा केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्योंकि प्लांट्स को जो है एक ही जगह खड़े रह के जो है सस्टेन करना होता है, तो इसकी वजह से जो सेल के बाहर जो हमारी ये अभी हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर हमारी एक और कवरिंग हो जाती है जिसे नाम दिया जाता है सेल वॉल। और इस सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है उस सेल को आउटर इन्वायरमेंट से, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे जो है उसको डिस्टरबेंस ना हो, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? सेल वॉल। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया सेल के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको फ्यूचर में आने वाली और भी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर